जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों और झोपड़ियों में रह रहे थे, उसी समय भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जहां शहर योजना से बने थे, नालियां जमीन के नीचे बहती थीं और हर घर एक नियम के तहत खड़ा था। यह थी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सवाल यह है, इतनी उन्नत व्यवस्था अचानक कैसे बनी? वे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और फिर इतिहास से गायब कैसे हो गए? ऐसे ही रोचक फैक्ट हड़प्पा सभ्यता की इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। साल था 1829। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। दुनिया भर के इतिहासकारों और ब्रिटिश विद्वानों का यह मानना था कि भारत का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के साथ हुई। उनके नजरिए में भारत स्पेरों, गांवों और बंजारों का देश था। उन्हें लगता था कि शहर और सिस्टम बनाना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या मेसोपोटामिया के लोगों को आता है। लेकिन 1829 में एक अमेरिकन यात्री चार्ल्स मेसन पंजाब के साहिवाल इलाके से गुजर रहे थे। वहां उनकी नजर ईंटों के विशाल और पुराने टीलों पर पड़ी। वो ईंटें इतनी बेहतरीन थीं कि मेसन को लगा यहां कोई बहुत पुराना किला रहा होगा। उन्होंने अपनी डायरी में इसका जिक्र किया, लेकिन अफसोस, उस वक्त किसी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आया साल 1856। अंग्रेज इंजीनियर जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थर नहीं मिल रहे थे। तभी उनकी नजर हड़प्पा के उन ऊंचे टीलों पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह ईंटों की मुफ्त खदान है। मजदूरों को आदेश दिया गया और देखते ही देखते हड़प्पा की लाखों प्राचीन ईंटें उखाड़ ली गईं, जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पकाई थीं। उन्हें तोड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे दबा दिया गया। लेकिन इस विनाश के बीच सर अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। एक पत्थर की मुहर जिस पर एक सांड बना था और ऊपर एक ऐसी लिपि लिखी थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। कनिंघम जानते थे कि यह चीज सिकंदर के काल से बहुत पुरानी है, लेकिन वो कितनी पुरानी है, यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई। सच्चाई को बाहर आने के लिए 1920 तक का इंतजार करना पड़ा, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के लीडरशिप में खुदाई शुरू हुई। पंजाब में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जमीन खोदी और सिंध में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों को हटाया। जैसे जैसे मिट्टी हटी, अंग्रेजों का वो भ्रम भी टूटता गया कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था। वहां नीचे झोपड़ियां नहीं थीं, वहां 2 मंजिला पक्के मकान थे, वहां जंगल नहीं था, वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्बन प्लानिंग थी। 1924 में जब इस खोज का ऐलान हुआ तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। भारत का इतिहास अचानक 2000 साल और पीछे चला गया। दुनिया को मानना पड़ा कि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ भारत में भी एक तीसरी ओर सबसे उन्नत सभ्यता मौजूद थी। और यह खोज सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं रही। जब बाद में खुदाई का दायरा बढ़ा तो पता चला कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्रमुख शहरों समेत कई प्राचीन गांव इंडस रिवर के किनारे पाए गए थे। इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। लगभग 100 साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की खोज होती रही है और तब से अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1400 से भी ज्यादा साइट्स को खोजा जा चुका है। खोजी गई साइट्स में से करीब 100 साइट्स इंडस रिवर के करीब पाई गई, जबकि लगभग 500 साइट्स घाघर हकारा रिवर के आसपास डिस्कवर हुई है। ये खोज आज भी लगातार जारी है। लौथल, गुजरात में ईंटों से बना विशाल डॉकयार्ड बंदरगाह मिला, जो साबित करता है कि हमारे पूर्वज समुद्र के रास्ते दुनिया से व्यापार करते थे। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह सभ्यता उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर मिला भी दे तो उनसे भी दुगनी बड़ी थी। तो आइए जानते हैं कहानी दुनिया की इस प्राचीन और महान सिंधु घाटी सभ्यता की। 5000 साल पहले बिना मशीनों और आधुनिक औजारों के हड़प्पा के लोगों ने इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर आखिर कैसे विकसित कर लिया? वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे
और कैसे सोचते थे, और हड़प्पा के ऐसे तथ्य जो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएंगे। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रातों रात खड़े नहीं हुए थे। ये कोई जादू नहीं था, ये हजारों सालों के संघर्ष और इंसान के दिमाग का नतीजा था। इसकी कहानी शुरू होती है हड़प्पा बनने से भी 4000 साल पहले। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बोलन दर्रा के पास एक जगह है, मेहरगढ़। अर्चना जी, मैं देख पा रहा हूं कि आप जिस जगह लड़का ढूंढ रही हैं वो गलत जगह है। एक जगह है मेहरगढ़। यही वो जगह है जहां भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान ने पहली बार अपनी तकदीर बदली। यहां हमारे पूर्वजों ने शिकार करने के लिए पत्थर के औजार छोड़े और खेती करने के लिए हल उठाया। यह 7000 ईसा पूर्व का समय था। इंसान अब जानवरों के पीछे भागना बंद कर चुका था। उसने एक जगह रुकना सीखा। उसने पहली बार गेहूं और जौ उगाना शुरू किया, भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता की लेबोरेटरी थी, जहां पहली बार गांव बनने की नींव रखी गई। हजारों साल बीते, आबादी बढ़ने लगी। अब मेहरगढ़ के पहाड़ी इलाके इन लोगों के लिए कम पड़ने लगे। उन्हें ज्यादा पानी चाहिए था, उन्हें उपजाऊ जमीन चाहिए थी। इसलिए 3300 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा माइग्रेशन शुरू हुआ। ये लोग पहाड़ों से उतरे और सिंधु और सरस्वती, घग्गर, हकरा नदियों के विशाल और समतल मैदानों की तरफ बढ़े। यह दौर था अर्ली हड़प्पन फेज की। नदियों के किनारे छोटे छोटे कस्बे बसने लगे, जैसे कोट दीजी और आमरी बस्ती। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अभी भी वो हड़प्पा नहीं था जिसे हम जानते हैं। ये लोग अभी सीख रहे थे बाढ़ से कैसे बचना है। उन्होंने अपने कस्बों के चारों तरफ कच्ची दीवारें बनाना शुरू किया। वे कॉपर का इस्तेमाल सीखने लगे थे। ये एक नेटवर्किंग का दौर था, जहां अलग अलग कबीले एक दूसरे से जुड़ रहे थे और एक कॉमन कल्चर जन्म ले रही थी। और फिर आया 2600 ईसा पूर्व का समय। इतिहासकार इसे कहते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज। ये वो समय था जब विकास की रफ्तार ने अचानक गियर बदला। वो छोटे छोटे कस्बे जो नदी के किनारे बसे थे, अचानक विशाल महानगरों में बदल गए। और यहां एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कश्मीर से लेकर गुजरात तक लाखों किलोमीटर के दायरे में लोगों ने अचानक एक ही तरह से जीना शुरू कर दिया। आप किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या कालीबंगा, इन सबका शहर के आर्किटेक्चर बिल्कुल एक जैसा था। एक ही तरह की लिपि, एक ही तरह के बाट और एक ही तरह के बर्तन। ये बिखरे हुए शहर नहीं थे, यह एक संगठित, एक सुर में काम करने वाला विशाल साम्राज्य था। लोग तो बस गए थे, लेकिन उन्होंने कैसे बसाया? बिना मशीनों के, बिना लोहे के औजारों के, बिना आधुनिक इंजीनियरिंग के उन्होंने ऐसे शहर कैसे खड़े कर दिए जिनकी प्लानिंग देखकर आज का इंजीनियर भी सोच में पड़ जाए। दोस्तों, अगर आप आज किसी पुराने शहर में जाएं तो आपको टेढ़ी मेढ़ी गलियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप टाइम मशीन लेकर 4500 साल पीछे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जाएं तो आप रास्ता नहीं भटकेंगे। क्यों? क्योंकि यह दुनिया का पहला शहर था जो ग्रिड सिस्टम पर बना था। इतिहासकारों ने जब खुदाई की तो वे हैरान रह गए। यहां की सड़कें एक बेहतरीन ढंग से बनी थीं। मुख्य सड़कें बिल्कुल सीधी उत्तर से दक्षिण जाती थीं और छोटी गलियां उन्हें ठीक 90 डिग्री राइट एंगल पर काटती थीं। यह बिल्कुल शतरंज की चेस बोर्ड जैसा डिजाइन था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क, जिसे पुरातत्वविद राजपथ द फर्स्ट स्ट्रीट कहते हैं, वह करीब 10 मीटर चौड़ी थी। इतनी चौड़ी कि 2 बैलगाड़ियां आराम से एक साथ निकल सकें। और यह डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, यहां साइंस का कमाल था। हवा की दिशा, विंड डायरेक्शन का ध्यान रखा गया था, ताकि जब हवा चले तो सड़कों पर पड़ी धूल अपने आप उड़कर शहर से बाहर चली जाए। यह नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम था, लेकिन इनकी असली इंजीनियरिंग छिपी थी इनकी ईंटों में। उस जमाने में मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हड़प्पा के लोग, वे भट्टियों में पकाई हुई बेक्ड ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे, जो हजारों साल तक पानी में गलने वाली नहीं थी। और यहां एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो इनके कड़े प्रशासन को दिखाता है। चाहे आप हड़प्पा में ईंट उठाएं या वहां से 1000 किलोमीटर दूर लौथल में, हर ईंट का एक फिक्स रेशियो था, एक अनुपात
2:4, यानी अगर ऊंचाई 1 इंच है तो चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 4 इंच होगी। इतने विशाल इलाके में यह स्टैंडर्ड कैसे लागू हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। सड़कों से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी जमीन के नीचे ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, 18वीं सदी के लंदन और पेरिस में लोग सड़कों पर गंदगी फेंकते थे, लेकिन 5000 साल पहले हड़प्पा के लोगों के पास दुनिया का पहला कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। हर गली के किनारे नालियां थीं जो ईंटों या पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थीं। इंजीनियरों ने पानी के बहाव के लिए नालियों में बहुत ही सटीक ढलान दी थी, और सबसे महत्वपूर्ण, सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल बनाए गए थे। गंदगी को छानने के लिए सॉक पिट्स और जालीदार फिल्टर लगे थे ताकि कचरा आगे जाकर नाली जाम न करे। ये आज के मॉडर्न सीवेज सिस्टम एकदम हड़प्पा की कॉपी हैं। अब चलते हैं इनके घरों के अंदर। यहाँ के घर इस बात का सबूत है कि ये लोग भीड़भाड़ से नफरत करते थे और प्राइवेसी को बहुत मानते थे। ज्यादातर घरों का मुख्य दरवाजा मेन रोड पर नहीं खुलता था, बल्कि पिछली गली में खुलता था। क्यों? ताकि सड़क की धूल और शोर घर में न आए। हर घर के बीच में एक आंगन, कोर्टयार्ड होता था और कमरे उसके चारों तरफ बने होते थे। 2 मंजिला घर आम थे, जिनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थीं। ये कौन सी टाइप की पिगमेंटेशन है? इसे हम मेलाज्मा या झाइयाँ कहते हैं। एक बटरफ्लाई पैटर्न चारों तरफ बने होते थे। 2 मंजिला घर आम थे, जिनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थीं। और सबसे बड़ी बात, मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान 700 से ज्यादा प्राइवेट कुएं मिले हैं, यानी पानी लेने के लिए नदी तक जाने की जरूरत नहीं थी। हर घर में अपना रनिंग वाटर सिस्टम था। कुछ घरों में तो दीवारों के अंदर पाइपलाइन फिट थी, जो बाथरूम का पानी सीधे बाहर नाली में छोड़ती थी। लेकिन हड़प्पा इंजीनियरिंग का ताजमहल देखना हो तो हमें मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ को देखना होगा। यह एक विशाल स्विमिंग पूल जैसा ढांचा है, लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा। लेकिन यह नहाने के लिए नहीं, बल्कि शायद धार्मिक रिचुअल्स के लिए था। यहाँ इंजीनियरिंग का वो नमूना मिला है जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ईंटों की जुड़ाई के लिए उन्होंने जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया, और पानी लीक न हो इसके लिए उन्होंने ईंटों के ऊपर बिट्यूमेन यानी डामर की एक परत चढ़ाई थी। यह दुनिया का पहला ज्ञात वाटरप्रूफिंग का उदाहरण है। 5000 साल पहले लीकेज प्रूफ टैंक बनाना, क्या यह साधारण बात है? सिर्फ पानी ही नहीं, ये लोग खाने को सुरक्षित रखना भी जानते थे। हड़प्पा में विशाल अन्नागार, ग्रैनरीज मिले हैं। इनकी दीवारों में हवा जाने के लिए एयर डक्ट्स छोड़े गए थे ताकि अनाज सड़े नहीं और हवा लगती रहे। यह उस जमाने का कोल्ड स्टोरेज था। और यह अन्नागार में क्या रखा जाता था, इसे जल्द ही जानेंगे। और अगर हम गुजरात के धोलावीरा की बात करें तो वो पत्थरों का शहर था, जहां बाकी शहर ईंटों से बने थे। धोलावीरा में तराशे हुए पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। ये सारे सबूत ईंटों का रेशियो, ड्रेनेज, वाटरप्रूफिंग सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। ये लोग जुगाड़ से काम नहीं चलाते थे, ये उन्नत कलाकारी थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। इतनी विशाल सड़कें, इतनी साफ नालियां बिना किसी राजा या प्रशासन के नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं इस सभ्यता पर शासन करने वाला कौन था। दोस्तों, इतिहास का एक सीधा नियम है, जहां बड़ी सभ्यता होती है वहां एक बड़ा राजा होता है। मिस्र के पास फराओ थे जो अपने लिए पहाड़ जैसे पिरामिड बनवाते थे। मेसोपोटामिया में योद्धा राजा थे जो अपनी जीत के बड़े बड़े पत्थर गढ़वाते थे। लेकिन जब हम हड़प्पा की खुदाई करते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। यहाँ 1000 साल तक राज चला, शहर बने, व्यापार हुआ, लेकिन हमें एक भी राजा की बड़ी मूर्ति नहीं मिली। कोई सोने का सिंहासन नहीं मिला, कोई बड़ा महल नहीं मिला जो बाकियों से अलग हो। तो सवाल यह है, आखिर इस 13 लाख किलोमीटर के साम्राज्य को चला कौन रहा था? वो कौन सी इनविजिबल पावर थी जिसका डर कश्मीर से लेकर गुजरात तक था? आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास इसके लिए 3 बड़ी थ्योरीज हैं। द प्रीस्ट किंग। मोहनजोदड़ो से हमें एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। उसने एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों का डिजाइन है। उसकी आंखों में एक अजीब सा ध्यान है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वहां का धर्मगुरु या पुरोहित था जो धर्म के नाम पर शासन करता था, क्योंकि उस जमाने में धर्म और सत्ता एक ही थी। कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि यहाँ व्यापारियों का संघ का शासन था, यहाँ तलवार के दम पर नहीं
बल्कि पैसे और व्यापार के दम पर राज होता था। हो सकता है कि वहां कोई एक राजा नहीं, बल्कि अमीर व्यापारियों का एक काउंसिल हो जो मिलकर शहर के फैसले लेता था। जैसे आज किसी बड़ी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। अलग अलग राज्य। कुछ का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अपनी अपनी अलग सरकारें थीं, लेकिन उनके नियम, कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसे थे। सच चाहे जो भी हो, इतनी विशाल सभ्यता अपने आप नहीं चल सकती। पूरे क्षेत्र में एक जैसे अनुपात की ईंटें, एक जैसा शहर डिजाइन और समान नियम, यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि हड़प्पा में कोई न कोई शासन व्यवस्था जरूर रही होगी। अब बात करते हैं समाज की। अक्सर कहा जाता है कि हड़प्पा में सब बराबर थे, लेकिन सच यह है कि इनइक्वालिटी वहां भी थी, और यह उनके शहरों की बनावट में साफ दिखती है। हर शहर दो हिस्सों में बंटा था। पश्चिमी टीला यह शहर का पश्चिमी हिस्सा था, जो जमीन से 40 से 50 फीट ऊंचे कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। इसे चारों तरफ से मोटी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ आम आदमी का आना बना था। यहाँ बड़े बड़े स्नानागार थे, सभा भवन थे और अनाज के विशाल गोदाम थे। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ शासक वर्ग, पुजारी या शहर के टॉप 1% अमीर लोग रहते थे। यह उस जमाने का VIP इलाका था। दूसरी तरफ पूरब में नीचे की तरफ बसा था आम शहर। यहाँ कोई चहारदीवारी नहीं थी। यहाँ व्यापारी, कारीगर और आम नागरिक रहते थे। लेकिन दोस्तों, असमानता सिर्फ ऊपर और नीचे के शहर में नहीं थी। असमानता तो निचले शहर की गलियों में भी साफ दिखाई देती थी। खुदाई में मिले घरों के साइज को देखिए, फर्क साफ हो जाएगा। एक तरफ हमें बड़ी हवेलियां मिली हैं, जिनमें 20 से 30 कमरे होते थे। इनका अपना बड़ा आंगन होता था, और सबसे बड़ी लग्जरी, इनके घर के अंदर अपना प्राइवेट कुआं होता था। और ठीक उसी शहर में दूसरी तरफ हमें सिंगल रूम वाले छोटे मकान मिले हैं, जहां पूरा परिवार सिर्फ एक कमरे में रहता था। यानी हड़प्पा कोई स्वर्ग नहीं था। वहां भी अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई थी। जब हड़प्पा सभ्यता में बिना किसी राजा के इतनी उन्नत शहर बसे हुए थे, तो वहां के आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? और सबसे बड़ी सवाल, वहां के लोग खेती कैसे करते थे? हड़प्पा के लोग सिर्फ शहर बनाने में ही उस्ताद नहीं थे, वे खेती एग्रीकल्चर के भी वैज्ञानिक थे। इतने बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोगों का पेट कौन भर रहा था? जवाब है हड़प्पा का किसान। ये लोग साधारण किसान नहीं थे, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। इन्होंने जंगल को खेतों में बदला और सूखी जमीन से भोजन उगाया। खुदाई में मिले जले हुए अनाज के दाने बताते हैं कि इनकी थाली कभी खाली नहीं रहती थी। ये मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे। क्या कर रही हो? आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम कौन हो? मैं राहुल, स्विगी डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय? अच्छा काम है। हाँ, बट मैनेजर। ये मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे, लेकिन इनकी लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये चना, मटर, सरसों, तिल और दालें भी उगा रहे थे। यानी इन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूरा बैलेंस पता था। और खेती करने का तरीका, राजस्थान के कालीबंगा में हमें दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है। वहां हल की रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। इसका मतलब है कि वे एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें जैसे गेहूं और सरसों उगाते थे। इसे आज की साइंस मल्टी क्रॉपिंग कहती है, जिसे हमारे पूर्वज 4500 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अनाज तो पूरी दुनिया उगा रही थी। हड़प्पा के किसानों ने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जिसने इंसान के रहने का तरीका ही बदल दिया। वो था कपास। जब मिस्र के लोग लिनन पहन रहे थे और यूरोप के लोग जानवरों की खाल लपेट रहे थे, भारत का किसान अपने खेतों में सफेद सोना उगा रहा था। मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े के रेशे मिले हैं। यह दुनिया की पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। अब सवाल यह है कि उन्होंने यह सब उगाया कैसे? क्या वे सिर्फ बारिश के भरोसे बैठे रहते थे? जी नहीं, वे पानी को कंट्रोल करना जानते थे। बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में हमें पत्थरों से बने पुराने बांध मिले हैं, जो बरसाती पानी को रोककर खेतों तक पहुंचाते थे। लेकिन वाटर मैनेजमेंट का सबसे विशाल सबूत गुजरात के धोलावीरा में है। ये पत्थर काटकर बनाए गए 16 विशाल जलाशय रिजर्वॉयर्स मिले हैं। इनमें से कुछ 240 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े हैं। ये आपस में अंडरग्राउंड नालियों से जुड़े थे। जब नदी में बाढ़ आती थी तो उसका पानी इन टैंकों में स्टोर कर लिया जाता था। यह सिस्टम इतना बड़ा था
कि इसमें लाखों लीटर पानी जमा हो सकता था, जो पूरे साल शहर की प्यास बुझाता था और खेतों को जिंदा रखता था। खेतों की मेहनत जब घर की रसोई में पहुंचती थी तो नजारा क्या होता था। खुदाई में हमें हड़प्पा के घरों के अंदर जमीन में बने हुए चूल्हे और आग जलाने के गड्ढे मिले हैं। यानी 5000 साल पहले भी लोग गर्मा गर्म तंदूरी रोटी का मजा ले रहे थे। वे सिर्फ शाकाहारी नहीं थे, नदी की मछली, बत्तख, हिरण और भेड़ बकरी का मांस भी खाया जाता था। और स्वाद, वैज्ञानिकों ने हड़प्पा के बर्तनों की जांच में मसालों और पौधों के अवशेष पाए हैं। इससे पता चलता है कि 5000 साल पहले भी लोग अनाज को मसालों के साथ पकाते थे। ये दुनिया के सबसे शुरुआती मसालेदार भोजन के प्रमाण हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा के लोगों की सजने संवरने की। हड़प्पा के लोग, खासकर महिलाएं, सजने संवरने की बहुत शौकीन थीं। जरा मोहनजोदड़ो की उस मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति को देखिए। उसके एक हाथ में कंधे से लेकर कलाई तक चूड़ियां भरी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी राजस्थान और गुजरात की बंजारन या आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। ये फैशन 5000 साल से बदला नहीं है। और पुरुष, वे भी पीछे नहीं थे। मोहनजोदड़ो के प्रीस्ट किंग की मूर्ति को जरा गौर से देखिए। उनकी दाढ़ी को देखिए, कितने सलीके से ट्रिम की गई है। उनके सिर पर एक हेडबैंड बंधा है और उन्होंने जो शॉल ओढ़ रखी है उस पर 3 पत्तियों की कढ़ाई है। यह बताता है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ कपड़ा बुनना नहीं, बल्कि उस पर कढ़ाई करना भी जानते थे। चन्हूदड़ों में हमें लिपस्टिक के सबूत मिले हैं। वे आंखों में काजल लगाती थीं और बालों के अलग अलग स्टाइल बनाती थीं। यह समाज सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा नहीं था। यह एक विलासी समाज था जो खुद को सुंदर दिखाना जानता था। गहनों की बात करें तो हड़प्पा के कारीगर जादूगर थे। वे सोने और चांदी के गहने तो बनाते ही थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी कार्नेलियन के मनके। ये लाल रंग के कीमती पत्थर थे। इन्हें तराशने के लिए उन्होंने माइक्रो ड्रिलिंग की तकनीक ईजाद की थी। वे पत्थर के बीच में इतना बारीक छेद करते थे जो आज मशीन के बिना करना मुश्किल है। हड़प्पा के ये लाल मनके इतने मशहूर थे कि ये यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया के शाही खजानों में भी मिले हैं। लेकिन किसी भी समाज की असलियत उसकी इमारतों से नहीं, उसके बच्चों की हंसी से पता चलती है। खुदाई में हमें हथियार तो न के बराबर मिले, लेकिन खिलौने हजारों मिले। मिट्टी की बनी बैलगाड़ियां जिनके पहिए सच में घूमते थे, सिर हिलाने वाले बैल और पक्षियों के आकार की सीटियां। यह सबूत है कि हड़प्पा एक तनाव मुक्त और शांतिप्रिय समाज था। जब हड़प्पा सभ्यता में कृषि इतना उन्नत था तो इनका व्यापार कैसा था? दोस्तों, हड़प्पा के कारीगर जो सोना, तांबा और कीमती पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनके शहरों में नहीं मिलता था। तो यह आ कहां से रहा था? यहीं पर हमें उनकी सप्लाई चेन की ताकत पता चलती है। ये लोग संसाधनों के लिए हजारों किलोमीटर दूर तक गए। सोना दक्षिण भारत की कोलार खदानों कर्नाटक से आता था। कॉपर राजस्थान की खेतड़ी खानों से मंगाया जाता और सबसे मूल्यवान पत्थर लापिस लाजुली सुदूर अफगानिस्तान से लाया जाता था। बिना जीपीएस, बिना नक्शों के, बैलगाड़ियों और नावों के जरिए यह कच्चा माल हड़प्पा की फैक्ट्रियों तक पहुंचता था। यह दुनिया का पहला संगठित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क था। और जब यह धातु उनके हाथ में आती थी तो वे कमाल कर देते थे। वे सिर्फ तांबा नहीं, बल्कि तांबे में टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। हड़प्पा के वैज्ञानिकों ने मूर्तियों के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक ईजाद की थी। पहले मोम की मूर्ति बनाना, फिर उस पर मिट्टी लेपना, गर्म करके मोम निकालना और खाली जगह में पिघली धातु भरना। यही वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे डांसिंग गर्ल जैसी मास्टरपीस बनी। लेकिन व्यापार सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। गुजरात के लौथल में हमें कुछ ऐसा मिला है जिसने आधुनिक इंजीनियरों के भी होश उड़ा दिए। वहां ईंटों से बना एक विशाल तालाब मिला है जो दुनिया का सबसे पुराना ज्वारीय बंदरगाह था। हड़प्पा के इंजीनियरों को समुद्र के ज्वार भाटा का गहरा ज्ञान था। उन्होंने बंदरगाह को ऐसी जगह बनाया था कि जब समुद्र में ज्वार, हाई टाइड आए, पानी का स्तर बढ़े और बड़े जहाज आसानी से शहर के अंदर डॉक तक आ सके। और देखिए, पानी वापस समुद्र में न चला जाए, इसके लिए उन्होंने लकड़ी के लॉक गेट्स लगाए थे। ये वही तकनीक है जो आज पनामा कैनाल में इस्तेमाल होती है। हमारे पूर्वज इसे 4500 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे।
Look at my acne. I've been using neem पर कुछ बदला ही नहीं. Switch to the Dermaco 2% salicylamide anti-acne face wash. It kills 4x more acne-causing bacteria than neem. Salicylic acid skin के अंदर जाके active acne कम करे और niacinamide acne marks हटाए. Safe for your skin. रहे थे। यहाँ से नावें अरब सागर को पार करके सीधे गल्फ कंट्रीज की तरफ जाती थीं। हम यह कैसे जानते हैं कि वे विदेश जाते थे? क्योंकि मेसोपोटामिया की पुरानी मिट्टी की तख्तियों पर एक नाम बार बार आता है, मेलूहा। मेसोपोटामिया के राजा गर्व से लिखते थे कि मेलूहा के काले जहाज हमारे बंदरगाह पर लंगर डालते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये मेलूहा कोई और नहीं, हमारा हड़प्पा ही था। वे वहां से हाथी दांत, मसाले, लकड़ी और मोर खरीदते थे। हड़प्पा की मुहरें हमें इराक, बहरीन और ओमान में मिली हैं। यानी उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का सिक्का चलता था। व्यापार के लिए पहचान जरूरी थी, इसलिए वे सेलखड़ी पत्थर की मोहरें इस्तेमाल करते थे। जब सामान की बोरी बांधी जाती थी तो उस पर गीली मिट्टी लगाकर यह सील ठप्पा मार दी जाती थी। यह आज के बारकोड या ब्रांड लोगों की तरह थी। अगर सील टूटी नहीं है मतलब सामान सुरक्षित है। यही वो मोहरें हैं जिन पर वो एक सींग वाला जानवर और उनकी अनसुलझी लिपि छपी है। हड़प्पा समाज में खेती के बाद सबसे बड़ा व्यवसाय था पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना। लेकिन ये गांव के साधारण घड़े नहीं थे। वे फास्ट व्हील यानी तेज घूमने वाले चाक का इस्तेमाल करते थे। पेड़ पौधे, मोर और ज्यामितीय डिजाइन बर्तन पर छपे होते थे। ये बर्तन इतने मजबूत और सुंदर थे कि अमीर घरों से लेकर आम रसोइयों तक हर जगह इन्हीं का राज था। जो शहर समुद्र किनारे थे जैसे नागेश्वर और बालाकोट, वहां के लोग एक अलग ही इंडस्ट्री चला रहे थे। वो थी शंख इंडस्ट्री। कारीगर समुद्र से शंख निकालते थे और उनसे चूड़ियां, कारछूल और पच्चीकारी का सामान बनाते थे। हड़प्पा की शंख की चूड़ियां पूरे उपमहाद्वीप में मशहूर थीं। जरा उन शहरों की दीवारों को याद कीजिए, लाखों ईंटें एक सीध में, एक जैसी जुड़ाई। ये काम था राजमिस्त्रियों का। हड़प्पा में राजमिस्त्री एक बहुत इज्जतदार पेशा रहा होगा, क्योंकि नालियों के ढलान से लेकर कुओं की गोलाई तक सब कुछ परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जब हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे तो उन लोग किसे पूजते थे और क्या हमारी देवी देवताओं जैसे उनकी भी मान्यता थी। दोस्तों, उस दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया में धर्म का मतलब था राजाओं की ताकत। वहां के राजा अपने लिए पहाड़ जैसे मंदिर बनवाते थे ताकि जनता डरी रहे। लेकिन हड़प्पा, यहाँ खुदाई में हमें एक भी टेंपल नहीं मिला। कोई विशाल मूर्ति नहीं मिली जिसके सामने हजारों लोग झुकते हों। तो क्या ये लोग नास्तिक थे? जी नहीं। इनका धर्म इमारतों में नहीं, नेचर में था। ये लोग शायद इतिहास के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ईंट पत्थर को नहीं बल्कि उस शक्ति को पूजा जिससे जीवन चलता है। खुदाई में हमें हजारों की तादाद में मिट्टी की बनी महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं। इन्हें पुरातत्वविद मातृदेवी, मदर गॉडेस कहते हैं। ये मूर्तियां सजी धजी हैं, सिर पर पंखे जैसा मुकुट है और गले में गहने हैं। शायद ये लोग धरती माँ की पूजा करते थे जो सबको अनाज और जीवन देती है। यह इशारा करता है कि हड़प्पा समाज में फीमेल पावर का सम्मान सबसे ऊपर था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य छिपा है एक छोटी सी मुहर पर। मोहनजोदड़ो से मिली इस सील को ध्यान से देखिए। इस पर एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है, बिल्कुल वैसे जैसे आज हम पतंजलि के योग में बैठते हैं। उसके सिर पर सींग का मुकुट है, उसके 3 चेहरे हैं और उसके चारों तरफ जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। इतिहासकार इसे पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपति यानी जानवरों का मालिक। बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह भगवान शिव का सबसे पुराना रूप है। हड़प्पा के लोग प्रकृति प्रेमी थे। उनकी मुहरों पर पीपल के पेड़ की तस्वीरें मिलती हैं, जिसे आज भी भारत में पवित्र माना जाता है। वे कुबड़ वाले सांड और नाग की पूजा करते थे और एक चिन्ह जो आपको चौंका देगा, स्वस्तिक। हड़प्पा की कई मुहरों पर हमें स्वस्तिक के निशान मिले हैं। वही निशान जो आज भी हर भारतीय घर के दरवाजे पर शुभ काम के लिए बनाया जाता है। हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी है, यह उसका सबूत है। लेकिन हर जगह पूजा का तरीका एक जैसा नहीं था। राजस्थान के कालीबंगा और गुजरात के लौथल में हमें घरों के अंदर ईंटों से बने अग्निकुंड मिले हैं।
शायद वहां के लोग मूर्ति पूजा की जगह हवन या यज्ञ जैसी रस्में निभाते थे। ये डाइवर्सिटी ही इस सभ्यता की खूबसूरती थी। ये लोग मरने के बाद क्या करते थे? मिस्र के लोग मम्मी बनाते थे, लेकिन हड़प्पा के लोग शवों को दफनाते थे। कब्रों में सिर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता था, एक ऐसी प्रथा जो आज भी मानी जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, वे शव के साथ मिट्टी के बर्तन, मनके और कभी-कभी तांबे का दर्पण भी रख देते थे। शायद उनका मानना था कि अगले जन्म में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, हड़प्पा के लोग सिर्फ ईंटें जोड़ना और अनाज उगाना नहीं जानते थे, वे जीवन का जश्न मनाना भी जानते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है मोहनजोदड़ो के एक घर से। वहां हमें 4 इंच की एक कांसे की मूर्ति, ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिली है, जिसे दुनिया डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ा देर पहले किया था। जरा उसके खड़े होने के अंदाज को देखिए। एक हाथ कमर पर, सिर थोड़ा सा पीछे झुका हुआ और चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास। उसका एक हाथ ऊपर से नीचे तक चूड़ियों से भरा है। यह कोई देवी नहीं है, यह एक कलाकार है। यह बताती है कि हड़प्पा की शाम खामोश नहीं थी। वहां संगीत बजता था, ढोलक की थाप होती थी और नृत्य होता था। त्योहार मनाते थे, लेकिन वो कौन से त्योहार थे, वो कौन से गाने गाते थे, यह हम नहीं जानते। हम उनके त्योहारों का नाम इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमारे लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना है। हड़प्पा की खुदाई में हमें 4000 से ज्यादा ऐसी चीजें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। जरा सोचिए दोस्तों, जिस दिन यह लिपि पढ़ ली गई उस दिन क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा त्योहार मनाते थे। क्या वो आज की होली या बैसाखी जैसा कुछ था? दोस्तों, 1900 बीसी आते आते सिंधु घाटी की हवाओं में कुछ बदल गया था। वो शहर जो 700 साल से दौड़ रहे थे, अब उनकी सांसें फूलने लगी थीं। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर अब सफाई नहीं होती थी। वो नालियां जो कभी इंजीनियरिंग का नमूना थीं, अब कचरे से जाम हो गई थीं। लेकिन क्यों? आखिर इतना शक्तिशाली समाज घुटने क्यों टेक रहा था? I still remember the time when days were so tough for me. एक चीज का मेरे को फाइनेंशियल शक्तिशाली समाज घुटने क्यों टेक रहा था? सालों तक हमें इतिहास की किताबों में हड़प्पा के अंत के बारे में पढ़ाई गई। 1940 के दशक में मशहूर ब्रिटिश पुरातत्वविद सर मॉर्टिमर व्हीलर ने एक थ्योरी दी, एरियन इन्वेजन थ्योरी। उन्होंने कहा कि बाहर से आए हमलावर आर्यों ने हड़प्पा के शांतिप्रिय लोगों का कत्लेआम किया। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा, जहां पर इंद्र द्वारा पुर यानी किले का नष्ट करने का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों, आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को जड़ से उखाड़ फेंका है। बाद में अमेरिकी पुरातत्वविद जॉर्ज एफ टेल्स ने मोहनजोदड़ो का दोबारा अध्ययन किया। उन्होंने अपनी रिसर्च द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो में साबित किया कि वहां मिली हड्डियों पर युद्ध या हथियारों के कोई निशान नहीं थे। वो लोग हमले में नहीं, बल्कि बीमारी मलेरिया और कमजोरी से मरे थे। राखीगढ़ी हरियाणा के ताजा डीएनए टेस्ट भी यही बताते हैं, कोई विदेशी हमला नहीं हुआ था। तो अगर कोई दुश्मन नहीं आया तो कातिल कौन था? कातिल कोई इंसान नहीं, बल्कि जलवायु थी। जियोलॉजिस्ट्स और आईआईटी खड़गपुर की ताजा रिसर्च एक डरावनी कहानी सुनाती है। उस समय हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, बड़े भूकंप आए और इन भूकंपों ने जमीन का ढलान बदल दिया। हड़प्पा की जीवन रेखा 2 नदियां थीं, सिंधु और सरस्वती नदी, जिसके किनारे इस सभ्यता की 60% बस्तियां जैसे कालीबंगा, बनवाली बसी थीं। वो एक विशाल नदी थी, लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से सरस्वती को पानी देने वाली 2 सहायक नदियां यमुना और सतलुज ने अपना रास्ता बदल लिया। यमुना पूरब की तरफ मुड़कर गंगा से मिल गई और सतलुज पश्चिम की तरफ मुड़कर सिंधु में जा मिली। नतीजा, विशाल सरस्वती नदी अनाथ हो गई और धीरे धीरे सूख कर नाला बन गई। और मुसीबत अकेले नहीं आती। ठीक उसी समय पूरी दुनिया में मानसून कमजोर पड़ गया। इसका एविडेंस नासा के द्वारा लिए गए सैटेलाइट में भी देखा जा सकता है। जब नदियां सूखी और बारिश बंद हुई तो इसका असर सीधा फूड चेन पर पड़ा। पानी नहीं था तो वो डबल क्रॉपिंग बंद हो गई। अनाज के गोदाम खाली होने लगे। जब सरप्लस अनाज ही नहीं बचा तो वे बेचते क्या? लेकिन दोस्तों, हड़प्पा के लोग मरे नहीं। वे बहुत जिद्दी और समझदार थे। जब उन्होंने देखा कि शहर अब कब्रगाह बन रहे हैं तो उन्होंने फैसला लिया। माइग्रेशन का उन्होंने अपने प्यारे शहरों को
अपने पूर्वजों के घरों को हमेशा के लिए अलविदा कहा। वे सिंधु और सूखी हुई सरस्वती को छोड़कर पूरब और दक्षिण की तरफ चल पड़े, जहां गंगा और